तो ये ट्रेनिंग का जो ऑब्जेक्टिव है, ये सेशन करने का जो सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है वो ये है कि जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स, जो भी लोग इस बिजनेस को ज्वाइन करते हैं, वेस्टीज बिजनेस में आते हैं, इंडस्ट्री में आते हैं, तो हर एक प्रोफेशन में काम करने की कुछ बुनियादी स्किल्स की जरूरत होती है आपको, राइट। कुछ स्किल्स, कुछ नॉलेज आपको चाहिए रहती है। नॉलेज तो है, पर इस नॉलेज को जब बार बार अप्लाई करेंगे तब वो स्किल्स में डेवलप होती है। तो वो कौन सी स्किल्स हैं बेसिकली, राइट, जिनके माध्यम से आप जब बात करें तो लोग आपको अच्छे से रिस्पॉन्ड करें, लोग आपसे कनेक्ट फील करें, राइट। आपकी 10 मीटिंग में से 7-8 मीटिंग में आप ज़्यादा अच्छे रिजल्ट निकाल पाएं। तो प्लान दिखाना एक अलग बात होती है, राइट। उसके पहले भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिससे आप सामने वाले के दिमाग में, सामने वाले की नज़रों में एक अपनी एक अच्छी इम्पैक्ट क्रिएट कर पाएँ और उससे एक अच्छी रिलेशनशिप, कनेक्टिविटी स्टैब्लिश कर पाएँ। ऐसी वो तमाम सारी बातें हैं जिनके बारे में हमारे ग्रेट जो ट्रेनर हैं, राइट, और जिनका कल आपने सेशन अटेंड किया था, मैं आप सभी के बीच उनको इनवाइट करने जा रहा हूँ। मिस्टर सिद्धार्थ शर्मा सर, रीजनल ट्रेनर फ्रॉम वेस्टीज, राइट, वो आज का सेशन और आने वाली सीरीज हमारे साथ शेयर करने वाले हैं। सो नोट्स बनाइएगा। नोट्स से भी इम्पोर्टेंट है कि जितना गहराई से, जितना डेप्थ से इन चीज़ों को समझेंगे और इम्प्लीमेंट करेंगे, आपके बिजनेस में उतना बड़ा काम, इम्पैक्ट आपको समझ में आएगा। सो ओवर टू यू सिद्धार्थ सर। Okay, thank you sir, so nice of you and very good morning all of you. I hope मेरी आवाज आप लोगों तक आ रही है। यस सर। आप मुझे सुन पा रहे हैं, थैंक यू। सो गाइस, कल का सेशन मैं देख रहा था, बहुत सारे लोग कल जुड़े हुए थे और आप में से बहुत से लोग अभी अपने घर से ही ऑपरेट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं। लेकिन चाहे लॉकडाउन लग जाए या कोई भी सिचुएशन आ जाए, वेस्टीज के अंदर एक चीज हम करना नहीं भूलते और वो है अपनी लर्निंग को बढ़ाना। क्योंकि हम जितना ज्यादा इस बिजनेस के अंदर सीखते जाएंगे, हम उतना ज्यादा आगे बढ़ते जाएंगे। तो आज का जो टॉपिक है, स्टार्टिंग फ्रॉम टुडे सीरीज, आज हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं और आई थिंक ये सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्टेप होता है हमारे बिजनेस के अंदर, लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए। सर इसको फुल स्क्रीन कर देंगे अपना हाँ जी, अपना पीपीटी फुल स्क्रीन कर देंगे तो फिर नेक्स्ट होता जाएगा आपसे। वन सेकेंड सर, अभी मेरी पीपीटी फुल स्क्रीन है? अभी नहीं है सर। आई थिंक मैंने इसको फुल स्क्रीन ही किया हुआ है, बट लेट मी चेक ये क्यों नहीं आ रही है। नीचे। इज इट बेटर नाउ? नाउ बेटर, पर नीचे से सर, सबसे नीचे जो पीपीटी का ऑप्शन आता है ना फुल स्क्रीन वाला, सबसे नीचे से, तब जाके वो जूम पर प्रॉपर दिखेगा। यस यस, दिस वन। स्टक हो गया है सर अभी। हेलो, आप म्यूट पर हैं सिद्धार्थ सर। ओके, वन सेकेंड सर, मैं एक बार चेक करता हूँ। अभी अभी बेटर है? हाँ, पर आपको मैनुअली जब, हाँ, साइड से आप जब करेंगे तो स्क्रीन चेंज होगा, अदरवाइज तो एरो की से भी हो सकता था। करिएगा, मैं अच्छा, करिएगा तो बता सकता हूँ। रुकिए मैं करता हूँ दोबारा। हाँ, सो अभी मेरी स्क्रीन मूव कर रही है? नहीं कर रही, वहां पर फुल स्क्रीन पे करते साथ ही कुछ चैलेंज आ जाता है। आई थिंक ये जूम से रिलेटेड कोई चैलेंज है, आई डोंट नो। हाँ, अब आ चुका है, अब आ चुका है। यस यस, नाउ इट्स वर्किंग। ओके, थैंक यू। ओके, सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, आप सभी का स्वागत है, वेलकम है आज के इस ट्रेनिंग सेशन में। और मेरा नाम सिद्धार्थ शर्मा है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि कल हमने एक सेशन किया था जहां पर हमने महिला शक्ति के बारे में बात करी थी और हमने कल ये बात करी थी कि क्यों किसी भी लेडी को वेस्टीज करना चाहिए, उनके सामने क्या चैलेंजेस आते हैं, कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम किया जा सकता है। कल हमने वो बात करी थी और आई थिंक वो कहीं ना कहीं हमारे बिजनेस को बढ़ाने में हमारे लिए बहुत ज्यादा कारगर साबित होगा अगर उन चीजों को हम इस्तेमाल में लाएंगे। तो आज का जो सेशन है, टुडेज सेशन, ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। जस्ट अ सेकेंड, वन सेकेंड सर। ओके, तो आज का जो सेशन है ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि आज हम उस पहले स्टेप के बारे में बात करने वाले हैं जो एक्चुअली में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी व्यक्ति को इस बिजनेस में लाने के लिए, या एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने के लिए, एक स्ट्रॉन्ग टीम बिल्ड करने के लिए।
उस चीज को हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। आई थिंक बहुत सारे लोग यहाँ पर एक चीज मानेंगे कि बहुत बार क्या होता है कि बहुत से लोग जिनको हम पसंद करते हैं एज एन इंडिविजुअल, हम उनके साथ काम भी करना पसंद करते हैं। अगर आपको कोई व्यक्ति पसंद नहीं आ रहा, या लेट्स से कोई व्यक्ति है जिसको मिलकर आपको अच्छी फीलिंग नहीं आई, तो बिजनेस करने की बात छोड़ो या उसके साथ जुड़ने की बात छोड़ो, आप उसके साथ एक स्ट्रांग रिलेशन भी बरकरार नहीं रखना चाहोगे। तो जहां तक मेरा मानना है, और आई थिंक आज की डेट में ये चीज सबको समझ में आनी शुरू हो चुकी है कि चाहे बिजनेस हो या कोई भी चीज हो, उसकी शुरुआत होती है रिलेशनशिप बिल्डिंग से। नाउ रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए एक चीज जिसके ऊपर हमें काम करना होता है वो होती है रेपो। ये शब्द बहुत छोटा है, लेकिन इस शब्द के जो मायने हैं वो बहुत बड़े हैं। और आई थिंक आप में से बहुत लोगों ने कई बार सुना होगा, यार उससे मेरी पटती नहीं है, इससे मेरी पटती नहीं है, या वो व्यक्ति के साथ मेरा पड़ता नहीं खाता, या मुझे वो व्यक्ति समझ में नहीं आता, या वो बड़ा कमाल का व्यक्ति है। आपने कई बार लोगों को ऐसे कहते हुए देखा होगा, या कई बार आपने भी ऐसा कुछ सुना होगा अपने बारे में या किसी और के बारे में। तो सबसे पहली चीज जो मैं आप लोगों के साथ आज शेयर करना चाहूंगा, जो हमारे एमडी सर अक्सर बोलते हैं कि इस बिजनेस के अंदर कोई प्रोडक्ट बाद में इस्तेमाल करता है या बिजनेस के साथ बाद में जुड़ता है, पहले वो एक व्यक्ति के साथ जुड़ता है और वो है आप खुद। जब तक कोई आपसे प्रभावित नहीं होता एज एन इंडिविजुअल, तब तक वो कंपनी से या प्रोडक्ट से या प्लान से वो प्रभावित नहीं होने वाला। तो आज जब हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं रेपो बिल्डिंग। रेपो बिल्डिंग क्या होती है, राइट? इसकी जो डिक्शनरी डेफिनेशन है, जो कि यहाँ पर जो मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है, ये डिक्शनरी डेफिनेशन है, आपको ये गूगल पे भी मिल जाएगी आमतौर पे। रेपो बिल्डिंग का क्या मतलब है? बहुत सरल शब्दों में, अ फ्रेंडली रिलेशनशिप इन विच पीपल अंडरस्टैंड ईच अदर वेरी वेल। जब आप लोगों को समझना शुरू कर देते हैं और लोग आपको समझना शुरू कर देते हैं, एक फ्रेंडली रिलेशन आपका और सामने वाले व्यक्ति का बन जाता है, तो वो होती है रेपो बिल्डिंग। हिंदी में अगर हम कहें कि मैत्री संबंध, जिसमें लोग एक दूसरे को अच्छी तरीके से समझते हैं, आपसी समझदारी पर आधारित घनिष्ठता और सौहार्द, यहाँ लिखा हुआ आई थिंक आप लोगों को दिख रहा होगा ये। तो कहने का मतलब क्या है कि रेपो क्या है? एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको देता हूं। आज हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके कोई ना कोई फ्रेंड्स होंगे, आई थिंक आप सबके दोस्त होंगे, और दोस्तों में भी हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो हमारे बहुत क्लोज होते हैं। हम बोलते हैं ना, यार ये मेरा लंगोटिया यार है, या ये मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड है। तो जो बेस्ट फ्रेंड है, वो बेस्ट फ्रेंड कैसे बना? क्योंकि उसकी और आपकी रेपो बहुत स्ट्रांग है, इसलिए शायद वो आपका बेस्ट फ्रेंड है। और रेपो जितनी ज्यादा स्ट्रांग होगी किसी भी व्यक्ति के साथ, हमारा टॉलरेंस लेवल उस व्यक्ति के साथ उतना ज्यादा हाई होगा। आप टॉलरेंस, इनटॉलरेंस, आजकल एक बड़ा वर्ड चलता है हमारे देश में, उसको बोलते हैं इनटॉलरेंट, कि ये तो इनटॉलरेंट है या इनटॉलरेंस हो रही है। और टॉलरेंस का मतलब कि किसी व्यक्ति की बातों को या उसकी सोच को बर्दाश्त कर पाना, उसे बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस कहाँ होगी? जहां पर रेपो स्ट्रांग होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर आज दो अच्छे दोस्त एक दूसरे के साथ बैठे हैं और उनमें से एक व्यक्ति दूसरे को गाली दे देता है, जैसे हमारे इंडिया में होता है ना, अबे तू तो ये है या व्हाटएवर, तो आप देखते हैं कि अब वो दोस्त, अगर उनकी रेपो बहुत स्ट्रांग है तो वो बुरा नहीं मानेगा, वो कहेगा मैं नहीं हूं, तू है, राइट? और वही एक अनजान व्यक्ति हो जिसको आप जानते नहीं, जिससे आपका रिलेशन ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, सड़क पे चलते हुए किसी व्यक्ति को अगर आप गाली दे दो, तो वहां पर क्या होगा? लड़ाई होनी शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि टॉलरेंस नहीं है। और टॉलरेंस कहां से आती है? रेपो स्ट्रांग होने से आती है। कोई व्यक्ति मेरी बात कब सुनेगा, कोई व्यक्ति मेरी बात कब समझने की कोशिश करेगा, या मेरी बात पे तवज्जो कब देगा, चाहे मेरा डाउनलाइन हो या एक नया प्रोस्पेक्ट हो, वो तभी होगा जब मेरा उसके साथ टॉलरेंस लेवल हाई है, या मेरी उसके साथ रेपो बहुत स्ट्रांग है, राइट? नाउ रेपो बिल्डिंग क्यों जरूरी है? अब यहां पर मैं आपके साथ एक जो आज से बहुत साल पहले जो सेलिंग का या बिजनेस का मॉडल हुआ करता था, अगर मैं उसकी बात करूं, तो बहुत साल पहले तक लोगों को यही लगता था कि यार अगर हमें बिजनेस करना है तो उसके अंदर 4 महत्वपूर्ण स्टेप है। नंबर 1, अपने प्रोस्पेक्ट को कांटेक्ट करो। नंबर 2, उसे क्वालिफाई करो।
क्वालिफाई करने का मतलब ये देखना कि वो हमारे प्रोडक्ट्स अफोर्ड कर सकता है या नहीं, हमारे बिजनेस में आ सकता है या नहीं, राइट। तीसरा, अपना प्लान प्रेजेंट करो और फिर क्लोजिंग करो। नाउ मेरा ये मानना, आई होप मेरी स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही होगी, मेरी स्क्रीन मूव कर रही है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मूव है, प्रॉपर है, बढ़ता रहता हूँ और स्क्रीन नजर नहीं आती है। नजर आ रही है सर? यस यस, परफेक्ट। ओके। तो ये जो मॉडल है ना, ये जो पुराना मॉडल है, और आई थिंक हम में से भी आज की डेट में बहुत सारे लोग इस मॉडल के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि ये मॉडल हिट एंड ट्रायल बेसिस मेथड है। हिट एंड ट्रायल, कि भाई हिट एंड ट्रायल, तुक्का लग गया, सही है, नहीं लगा कोई बात नहीं। बट इन समय के साथ चीजें बहुत इवॉल्व हुई, बिजनेसेस इवॉल्व हुए, कंपनीज इवॉल्व हुई, हमारे जो मैनकाइंड की, जो हमारी जो ह्यूमन बीइंग्स की जो सोच है वो इवॉल्व हुई। और समय के साथ एक चीज समझ में आई कि बिजनेस का जो नया मॉडल है वो एक्चुअली में है रिलेशनशिप मॉडल, जिसमें सबसे पहले जो काम आपको करना होता है वो क्या करना होता है, आपको लोगों के साथ रिलेशनशिप स्ट्रांग करने। अगर मेरा और आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग है तभी आप मेरी बात सुनने में इंटरेस्टेड होंगे, तभी आप मेरी बात पे तवज्जो देंगे, राइट। सो इन एनी बिजनेस आई थिंक ये बहुत जरूरी है कि हमारे रिलेशनशिप स्ट्रांग हो सामने वाले व्यक्ति के साथ। पहला स्टेप है रिलेशनशिप बिल्डिंग। दूसरा स्टेप आता है माय डियर फ्रेंड्स, आइडेंटिफाइंग द नीड्स। कि जब आप क्योंकि मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि अगले 7 दिनों में हम इन सारी चीजों पे बात करेंगे और आपको डिटेल में हर एक टॉपिक के ऊपर मैं डिटेल में जानकारी दूंगा। क्योंकि ये ट्रेनिंग नॉर्मली हम जब करते हैं, और आपको अनूप गुप्ता जी भी बताएंगे कि ये ट्रेनिंग हम बहुत पहले किया करते थे, जिसके अंदर 20 से ज्यादा लोग नहीं होते थे, और इस ट्रेनिंग की कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए हुआ करती थी उस टाइम पे। यस यस, से भी और बाकी जगहों से बहुत सारी चीजें मैंने इंक्लूड करी हैं ये और वाली ट्रेनिंग मॉडल डिवाइस किया है, राइट। सो रिलेशनशिप बिल्डिंग पहला स्टेप है। दूसरा स्टेप है नीड आइडेंटिफाई करना या सामने वाले की जरूरत पहचानना। क्योंकि जब तक हमें ये नहीं पता कि उसकी नीड क्या है तब तक हम उसे सही सोल्यूशन नहीं दे सकते। या कहते हैं ना, सामने वाले के मतलब की बात करोगे तभी वो सुनने में इंटरेस्टेड होगा। आपके लिए वेस्टीज क्यों जरूरी है वो सामने वाला नहीं जानना चाहता, लेकिन उसके लिए क्या जरूरी है वो आपको पता होना बहुत जरूरी है। तीसरा जो स्टेप होता है प्रिस्क्राइबिंग अ सोल्यूशन, अ कस्टमाइज सोल्यूशन, एक सोल्यूशन जो सामने वाले की नीड्स को में फिट रहे, जो सामने वाले व्यक्ति की नीड्स को पूरा करने का काम करे। फिर आती हैं ऑब्जेक्शंस, जो सवाल लोगों के आते हैं, जो क्वेश्चंस लोगों के आते हैं, उन ऑब्जेक्शंस को कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे ओवरकम करना है। तो इन 7 दिनों में हम बहुत सारी ऑब्जेक्शंस के ऊपर बात करेंगे। आपकी कुछ ऑब्जेक्शंस अगर और होंगी तो हम उनको भी लेंगे। और लास्ट कि हम क्लोजिंग कैसे करें, क्लोजिंग कैसे करें और फॉलो अप कैसे करें। तो यहां पर आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आप लोगों से बात कर रहा हूं वो है रेपो बिल्डिंग। नाउ रेपो बिल्डिंग की जब मैं बात करता हूं तो यहां पर हमें एक चीज समझनी होगी सबसे पहले, कि जब हम अपने प्रोस्पेक्ट्स की बात करते हैं, प्रोस्पेक्ट्स कौन है? ये वो लोग हैं जिनको हमने प्लान देना है, या वो लोग जिनके साथ हमने अपॉर्चुनिटी शेयर करनी है, राइट। कोई भी व्यक्ति जो या तो हमारा कंज्यूमर बन सकता हो, या कोई भी व्यक्ति जो हमारी बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता हो, वो एक प्रोस्पेक्ट है। नाउ अब आप कहेंगे यार प्रोस्पेक्ट्स मिलते नहीं है, पता नहीं चलता प्रोस्पेक्ट्स कहाँ मिलेंगे, हाउ विल आई फाइंड देम एंड दैट। तो मेरा ये मानना है कि आप एक चीज समझिए कि इस धरती पर हर व्यक्ति को हेल्थ भी चाहिए और हर व्यक्ति को वेल्थ भी चाहिए। जब लोग ये बोलते हैं कि मेरी लिस्ट खत्म हो गई, मैं जितने लोगों को जानता था मैंने सबसे बात कर ली, अब किससे बात करूं, तो मेरा ये मानना है, और मैं आपको रियलिटी में एक चीज बताता हूं, कि जब तक धरती पे इंसान है तब तक एक वेस्टिजियन की लिस्ट खत्म नहीं हो सकती। क्योंकि हर व्यक्ति को हेल्थ चाहिए, हर व्यक्ति को वेल्थ चाहिए। जब आप अपनी लिस्ट बना रहे होते हैं तो लिस्ट में पहला स्टेप होता है बिल्डिंग योर लिस्ट। वो यहां नहीं लिखा हुआ है, मैं आपको जनरली बता रहा हूं, अपनी लिस्ट को बिल्ड करना। और लिस्ट को जब आप बिल्ड करते हैं तो इनिशियल लेवल पे किसी भी व्यक्ति को कम से कम 100 लोगों की मिनिमम लिस्ट बनानी होती है, राइट। ये लिस्ट कैसे बनती है? आपके मोबाइल फोन में जो कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं वहां से बनती है। आपके दोस्त, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार,
आपके जानकार लोगों के जानकार, इनफैक्ट जिनको हम रेफरेंसेस बोलते हैं, क्योंकि हर वो व्यक्ति जिसको हम जानते हैं वो ऐसे अनगिनत लोगों को जानता है जिनको हम नहीं जानते, राइट। आपके फेसबुक फ्रेंड्स, आपके व्हाट्सएप ग्रुप्स पे जो आपके फ्रेंड्स जुड़े हुए हैं आपके साथ, व्हाट्सएप पे जो फ्रेंड्स बने हुए हैं वो लोग, राइट। इनफैक्ट जो व्यक्ति आपके घर में दूध देता है, जो आप जिससे आप अपनी दवाई खरीदते हो, जो केमिस्ट है, जो आपकी इंश्योरेंस कराता है, जिससे आप सब्जी लेकर आते हो, जो आपका अकाउंटेंट है, जो आपका लॉयर है, हर व्यक्ति, एनीबडी एंड एवरीबडी आपकी लिस्ट का हिस्सा होना चाहिए। तो पहला स्टेप है बिल्डिंग योर लिस्ट, और दूसरा स्टेप होता है एक्सपेंडिंग योर लिस्ट। अपनी लिस्ट को लगातार एक्सपेंड करते रहना। हालांकि हम प्रोस्पेक्टिंग करेंगे आने वाले 2-4 दिन में, मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग के बारे में भी बताऊंगा। तो अगर आप सही तरीके से प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हैं तो आप अपनी लिस्ट को लगातार एक्सपेंड करते रहेंगे, आपकी लिस्ट कभी खत्म नहीं हो सकती। ना जब हम लिस्ट की बात करते हैं या जब हम बात करते हैं कि हमारे प्रोस्पेक्ट्स कौन होंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स, हमारी लिस्ट में 3 तरीके के लोग आमतौर पर होने चाहिए। बहुत बार क्या होता है कि लोग इन 3 तरीके की कैटेगरीज को आइडेंटिफाई नहीं करते, तो उनकी लिस्ट बहुत छोटी रह जाती है, क्योंकि वो एक कैटेगरी के आगे सोच ही नहीं पाते। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो हमारी लिस्ट, जो हमारे प्रोस्पेक्ट होते हैं, उनकी 3 कैटेगरीज होती है। नंबर 1 होती है हॉट कैटेगरी। ना हॉट कैटेगरी का मतलब ये वो लोग हैं जिनके साथ हमारा रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, जो हमसे बहुत क्लोज है, जैसे मेरा बचपन का दोस्त, मेरे मामा का लड़का, मेरे जीजा जी, मेरा साला, राइट, मेरे मेरे कजन, मेरे स्कूल फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, मेरे बहुत अच्छे पड़ोसी। ये वो लोग हैं जिनके साथ आपकी रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग है, बहुत कनेक्ट है, मतलब जिनके साथ आप रेगुलर बात करते रहते हो। तो आप कहोगे यार कितने लोग होंगे ऐसे, तो मान के चलो कि हर व्यक्ति की लिस्ट में ऐसे लगभग 20 से 25 लोग होते हैं जो उसकी हॉट कैटेगरी में आते हैं। ज्यादा भी हो सकते हैं अगर आप एक इन्फ्लुएंशियल व्यक्ति हो, और अगर आप एक सोशल व्यक्ति हो, तो आपकी हॉट कैटेगरी और बड़ी भी हो सकती है ना। सबसे बड़ी गलती बहुत सारे लोग इस बिजनेस के अंदर क्या करते हैं कि वो अपनी हॉट कैटेगरी के आगे नहीं सोचते। वो सोचते हैं यार बिजनेस उन्हीं को दिखाना है या अपॉर्चुनिटी उन्हीं के साथ शेयर करनी है जो मेरे नियर्स एंड डियर वंस हैं, नियर्स एंड डियर वंस, राइट। तो नियर वंस एंड डियर वंस आपकी हॉट कैटेगरी में आते हैं। बट मैं फिर एक बात बोलता हूं कि हॉट कैटेगरी सिर्फ एक शुरुआत है, क्योंकि आज की डेट में जब आप शुरू करोगे बिजनेस को, तो हॉट कैटेगरी में बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो शायद आपकी बात पे इतनी तवज्जो ना दे, क्योंकि आप बोल रहे हो। कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। अरे ये बता रहा है, अरे अरे भाई तू क्या बता रहा है यार, छोड़ना। और वही बात अगर कोई थर्ड व्यक्ति आके बोलेगा तो ये सुनने के लिए तैयार होंगे। क्यों? क्योंकि वो आप नहीं, कोई अनजान व्यक्ति बोल रहा है, राइट। सो हॉट कैटेगरी के आगे बढ़ो। टॉक अबाउट वार्म कैटेगरी। नाउ वार्म कैटेगरी कौन सी है? ये वो लोग हैं जिनके साथ आपके रिलेशनशिप बहुत स्ट्रांग नहीं है, मतलब जान पहचान है लेकिन जान पहचान बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। जैसे आपके बहुत से ऐसे रिश्तेदार होंगे जिनको आप महीने में क्या साल में 2 या 3 बार फोन करते हो, या वो कभी कभार आपको शादी में मिलते हैं, किसी शादी में मिलते हैं, या किसी के मरने पे मिलते हैं, या किसी के घर में कोई बच्चा होता है तब मिलते हैं। तो साल में 2 या 3 बार से ज्यादा नहीं मिलते। और त्योहारों पे उनके फोन आ जाते हैं, आप त्योहारों पे फोन कर देते हो। आपकी कॉलोनी में ऐसे कई पड़ोसी होंगे जिनसे आपकी सिर्फ हाय हेलो होगी, राइट। आपके बच्चे जिन स्कूलों में पढ़ते हैं तो वहां पर पीटीएम में कुछ टीचर्स या कुछ पेरेंट्स आपको कभी कभी मिलते हैं, तो बाय फेस जानते हो, नाम जानते हो। फेसबुक पर बहुत से म्यूचुअल फ्रेंड्स होते हैं। आप जिस कंपनी में काम करते हो वहां पर अगर आप जॉब करते हैं तो वहां पर भी बहुत से लोग हैं जो अदर डिपार्टमेंट्स में जॉब काम कर रहे हैं। आपसे उनका कभी कभी काम पड़ता है या उनका आपसे कभी कभी काम पड़ता है। ये सारे लोग आपकी वार्म कैटेगरी में आते हैं। अब यहाँ पर जो चीज मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं लगे हाथ, कि हॉट कैटेगरी और वार्म कैटेगरी, इन दोनों में क्या अंतर है। हॉट कैटेगरी के लोगों को अप्रोच करने का बहुत सिंपल सा तरीका है, और उस तरीके को बोलते हैं डिक्टेट अप्रोच। डिक्टेट। अब आप कहोगे डिक्टेट क्या होता है? आपने एक शब्द सुना होगा, डिक्टेटर।
डिक्टेटर क्या कहता है? डिक्टेटर कहता है जो मैं कह रहा हूं वही करो। मैं कह रहा हूं ना, तेरा भाई कह रहा है ना, तेरी बहन कह रही है ना, मैं कह रही हूं ना, बढ़िया है, आजा। और सामने वाला अगर नखरे भी कर रहा हो, कह रहा नहीं अभी नहीं, मैं नहीं, ये नहीं, वो नहीं, तो आप उसे डिक्टेट कर सकते हो, यार मैं बोल रहा हूँ बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, दोनों भाई साथ में मिलके करेंगे, तू एक बार देख तो सही, तू एक बार आ तो सही, यू विल लव इट। बहुत सिंपल टेक्निक है हॉट कैटेगरी के लोगों से बात करने की, डिक्टेट अप्रोच, राइट। जैसे मैं आपको इसको थोड़ा और इलेबोरेट अगर मैं करूं, तो आप में से हर व्यक्ति ने कभी ना किसी शादी में डीजे पे डांस किया होगा। तो जब भी आप डीजे पर डांस कर रहे होते हैं, तो आपको डीजे के आसपास कुछ लोग खड़े हुए दिखते हैं, जो खड़े होकर पैर हिला रहे होते हैं, ताली बजा रहे होते हैं। तो हम क्या करते हैं कई बार, और आई थिंक आपने भी जरूर किया होगा, कि आपने कुछ लोगों का हाथ पकड़ के खींचा होगा, आजा तेरा भाई बोल रहा है आजा, वो कह रहा नहीं नहीं भाई अभी नहीं, अरे आना मैं बुला रहा हूँ आजा। तो आप उन लोगों को हक से बोलते हो, मैं कह रहा हूं ना आजा, राइट, और फिर वो भी डांस करना शुरू कर देता है। सो ये व्हाट कैटेगरी के लोगों के साथ किया जा सकता है, बहुत सिंपल अप्रोच, हाउ टू अप्रोच देम, राइट। नाउ जब हम बात करते हैं वार्म कैटेगरी, तो वार्म कैटेगरी के लोग ये वो लोग हैं जिनसे हमारा जान पहचान तो है, लेकिन रिलेशन बहुत स्ट्रांग नहीं है। तो इनके साथ हमें क्या करना है, इनके साथ हमें आज ये मैं आपको होमवर्क भी दे रहा हूं कि आपको आइडेंटिफाई करना शुरू करना है कि यार कौन से लोग हैं जो वार्म कैटेगरी में आते हैं। जैसे मैं एक उदाहरण देता हूं, आप सबके घरों में पुरानी शादी की एल्बम्स पड़ी होंगी, आपकी या आपके पेरेंट्स की। तो जब वो शादी की एल्बम आप खोलते हो ना, तो उसमें आपको ऐसे कई रिश्तेदार नजर आते हैं जिनको शायद आप कई जमाने से भूल चुके हो, है ना। अरे ये मथुरा वाले चाचा जी, सहारनपुर वाले ताऊ जी, बरेली वाली चाची जी, ये कहाँ हैं आजकल, चलो इनको फोन करते हैं। ऐसे बहुत से लोग। तो इन लोगों को अगर आज मैं डायरेक्ट फोन करूं और सीधा वेस्टीज के बारे में बताना शुरू करूं कि चाचा जी एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आई है और मैं सोच रहा था क्यों ना आप मेरे साथ जुड़ जाओ और हम साथ में मिलकर काम करें, तो चाचा जी के दिमाग में पता है क्या आएगा? अपने मतलब से फोन कर, इतने साल याद नहीं आई इसको मेरी, आज फोन कर भी रहा है तो मुझे कहीं जोड़ने के लिए फोन कर रहा है। तो जो वार्म कैटेगरी के लोग हैं उनके साथ अब हमें अपनी रेपो को बढ़ाना है। एक आपने कहावत सुनी होगी, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ माइंड, कि जो आउट ऑफ साइट है वो आउट ऑफ माइंड है। अब आप किसी के टच में नहीं हो 6 महीने, साल भर से, 2 साल से, 3 साल से, तो आप आउट ऑफ माइंड हो। तो आउट ऑफ इन माइंड आने के लिए इन साइट भी आना पड़ेगा, कि आपको उससे रेगुलर अब इंटरेक्शन बढ़ाना पड़ेगा, रेपो बिल्ड करनी पड़ेगी, स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी। कि आज के 1 महीने बाद अगर आप उसको फोन करके ये भी बोलते हो ना कि चाचा जी मैं कह रहा हूं बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, आप मेरे साथ आ जाओ और हम दोनों मिलके करेंगे, तो आई थिंक उसको ऑकवर्ड नहीं लगेगा, उससे लगेगा यार ये तो मेरे टच में है और आई थिंक कुछ अच्छा ही बोल रहा होगा, चलो देखते हैं एक बार क्या है। तो जो आपकी वार्म कैटेगरी वाले लोग हैं उनके साथ क्लोजनेस बढ़ानी है, राइट। नाउ हम बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पर जो थर्ड कैटेगरी आती है वो आती है कोल्ड कैटेगरी। नाउ कोल्ड कैटेगरी के लोग कौन से हैं? कोल्ड कैटेगरी के लोग हैं जिनको आप बिल्कुल भी नहीं जानते, जिनको आप जानते ही नहीं हो, मतलब कहीं ना कहीं वो आपकी सराउंडिंग में है, आपके आसपास हैं, लेकिन आपसे उनकी कोई बातचीत नहीं है। जैसे अभी जिस कॉलोनी में आप रहते हो वहां पर कुछ ऐसे पड़ोसी होंगे जिनसे आपकी कोई बातचीत नहीं, राइट। आपके फेसबुक पर ऐसे कई आपके म्यूचुअल फ्रेंड्स होंगे जिनके साथ आपकी कोई बातचीत नहीं, और ऐसे लोग आपको हर जगह मिल जाएंगे। मेरा ये मानना है सबसे अच्छे प्रोस्पेक्ट्स, सबसे अच्छे लीडर्स अगर आपको कहीं से मिल सकते हैं वो मिलते हैं आपकी कोल्ड कैटेगरी से, राइट। तो इनके साथ आपको जान पहचान बनानी सीखनी, हाउ टू बिल्ड अ रिलेशनशिप। बिल्ड अ रिलेशनशिप से पहले इंपॉर्टेंट है हाउ टू इनिशिएट द कॉन्वर्सेशन, बातचीत शुरू कैसे करनी है। क्योंकि आधे से ज्यादा लोगों को ये डाउट होता है यार बात क्या करूं इससे, ये बुरा ना मान जाए, राइट। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, जैसे हम में से कई लोग हैं, आई डोंट नो आपको ये उदाहरण कितना अच्छा लगेगा, लेकिन आप देखते हैं कई लोग बोलते हैं मेरी लव मैरिज है। तो जो लव मैरिज वाले होते हैं ना, ये कोल्ड कॉलिंग में बड़े महारत हासिल होती है इनको, क्योंकि
इनिशियल जब आप कॉलेज में थे या स्कूल में थे तो कई बार हम आपस में शर्त लगाते थे, अरे तू बात करके दिखा भाई, तू बात करके दिखा, राइट। तो बात कैसे शुरू करनी है वो कोल्ड कैटेगरी के साथ हम सीखेंगे इस पूरे मॉड्यूल के अंदर, ट्रेनिंग के अंदर, और बड़ा मजा आएगा जब आप कोल्ड कैटेगरी वाले लोगों को अप्रोच करना सीखोगे। चलिए नाउ आगे बढ़ते हुए, अभी मैंने आपको 3 कैटेगरीज बताई, तो मैंने एक बेस बना दिया है कि मूविंग फॉरवर्ड, आगे बढ़ते हुए हम इन तीनों कैटेगरीज के ऊपर बात करेंगे। लेकिन जब हम रेपो बिल्डिंग पे बात कर रहे हैं तो देखिए, रेपो बिल्डिंग का सीधा सा मतलब है कि डू वी नीड टू बी लाइक, क्या हमें एक ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जिसे लोग पसंद करें। बहुत बार क्या होता है कि हम किसी व्यक्ति को पहली नजर में देखकर नकार देते हैं। आप कई बार किसी व्यक्ति से पहली बार मिलते हैं, आपको लगता है यार ऐसे ही है, या मजा नहीं आया, राइट। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे आप पहली बार मिलते हैं, आप कहते हैं यार क्या कमाल का इंसान है यार, वेरी गुड, क्या पर्सनैलिटी है, किस तरीके से बात करता है, राइट। तो प्रोडक्ट कितना भी अच्छा क्यों ना हो या कंपनी कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमारे अंदर वो लाइकिंग फैक्टर नहीं है तो लोग हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे। आप कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, सामने वाले के लिए वेस्टीज आप है, कोई वेस्टीज को ज्वाइन नहीं करता, वो आपको ज्वाइन करता है। और ये लोगों के दिमाग में होता है बहुत बार कि यार मैं अगर इस बंदे को ज्वाइन कर लूं तो मुझे नहीं लगता बाद में मुझे अच्छी सर्विस मिलेगी, या हो सकता है अपना प्रॉमिस तोड़ देगा। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति आप पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहा। तो ट्रस्ट बहुत जरूरी है, और ये तब आता है जब हम हमारा जो जो हमारी रेपो होती है वो स्ट्रांग बिल्ड होती है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट, सबसे पहला नियम जो रेपो बिल्डिंग के लिए महत्वपूर्ण है कि आपका फर्स्ट इंप्रेशन कैसा है किसी भी व्यक्ति के ऊपर। फर्स्ट इंप्रेशन बहुत जरूरी है। आज मैं एक नए प्रोस्पेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात नहीं कर रहा, मैं आपसे अगर ये कहूं कि कल को अगर आपका डाउनलाइन अपने डाउनलाइन से आपको मिलवाता है, राइट, वो कहता है अरे आओ मैं आपको अपने अपलाइन से मिलवाता हूँ, और एज एन अपलाइन आप इतने लाइकेबल नहीं हो, या आप में वो एनर्जी नहीं है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बहुत लेजी है, आपका आई कांटेक्ट आप मेंटेन नहीं कर रहे हो, आप बड़े देखने में बड़े ईगोइस्टिक लग रहे हो कि अच्छा हाँ क्या नाम है तुम्हारा, हाँ हम इनके अपलाइन है, कोई काम हो तो बताना, राइट। या मान लीजिए आपकी बड़ी शैबी लुक है, तो हो सकता है कि वो डाउनलाइन का बना बनाया काम बिगड़ जाए कि यार अच्छा आपने अपलाइन से मिलवाया, ये तो मेरा अच्छा डाउनलाइन था, अच्छा काम करने वाला था, लेकिन इंप्रेशन खराब हो गया। तो फर्स्ट इंप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। किन चीजों पे डिपेंड करता है फर्स्ट इंप्रेशन? ऑब्वियसली हाउ वी लुक, हम कैसे ड्रेसअप करते हैं किसी भी ओकेजन के लिए, चाहे आप कोई ऑनलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो या आप ऑफलाइन मीटिंग अटेंड कर रहे हो। मुझे पता है यहाँ पर सारे प्रोफेशनल लोग हैं, तो मुझे इसके ऊपर बहुत ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है कि आपकी अपीयरेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। किसी व्यक्ति से पहली बार जब हम मिलते हैं, जब किसी को पहली बार देखते हैं, तो उस व्यक्ति से पहली बार मिलकर पहले 7 सेकंड में, और ये मैं नहीं बोल रहा, ये एक सर्वे बोलता है कि किसी व्यक्ति को देखकर पहली बार में पहले 7 सेकंड के अंदर हम एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हैं अपने दिमाग में कि ये कैसा बंदा है, यार ये बड़ा लेजी है, या ये बड़ा इगोइस्टिक है, या ये ऐसा है या वैसा है, बड़ा केयरलेस व्यक्ति है। और अभी तक शायद उस व्यक्ति ने बोलना शुरू नहीं करा, उस व्यक्ति ने अभी तक अपने बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन आप अपने दिमाग में पहले से एक इंप्रेशन क्रिएट कर लेते हो कि यार मजा नहीं आया इससे मिलकर। आप किसी होटल में जाते हो, किसी अच्छे होटल में जाते हो, तो वहां पे आपको पहली बारी में कौन देखने को मिलता है? उस होटल का स्टाफ। आप देखते हैं वो नीटली ड्रेस्ड है, वो प्रोफेशनली ड्रेस्ड है, उसके चेहरे पे स्माइल है, उसकी बॉडी लैंग्वेज बहुत कॉन्फिडेंट है, तो आपको अच्छा लगता है यार, गुड प्लेस टू कम। अब मान लीजिए आप किसी होटल में जाओ, वहां पे जो स्टाफ है उसके कपड़े अनप्रेस्ड हो, शेव बड़ी हुई हो, ठीक है, शेव बड़ी होना और शेव मेंटेन करना है, दोनों अंतर है दोनों में। तो जिनकी शेव है वो बुरा ना माने, मैं ये नहीं बोल रहा कि शेव क्यों रखे भाई, शेव रखना और बढ़ाना, इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर, राइट। देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस। सो हाउ क्लीन वी आर, हाउ हाइजीनिक वी आर, क्या हमारे चेहरे पे स्माइल है, क्या हमारी बॉडी लैंग्वेज कॉन्फिडेंट है, जब हम किसी व्यक्ति से हाथ मिला रहे हैं तो हम कितने कॉन्फिडेंट तरीके से हाथ मिला रहे हैं, हम जब किसी व्यक्ति से पहली बार मिल रहे हैं तो हम आई कांटेक्ट मेंटेन कर रहे हैं या नहीं। ये सारी चीजें ना एक पहला इंप्रेशन क्रिएट करती हैं। यूं
इट्स लाइक दिस। और मीटिंग शुरू होने से पहले जब भी आप किसी व्यक्ति से मिल रहे हो, सो ऑलवेज मीट विद अ पॉजिटिव इंटेंट कि यार आई हैव टू क्रिएट एन इम्पैक्ट, कि यार मुझे इस व्यक्ति को प्रभावित करना है, या मेरे को आज आई हैव टू मेक श्योर कि ये मीटिंग बहुत अच्छी जाने वाली है। दूसरी चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जब आप किसी व्यक्ति के ऊपर एक फर्स्ट इंप्रेशन क्रिएट करना चाहते हो, तो यहां पर इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों से मिलकर उनका नाम याद रखने की कोशिश करो। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। कई बार होता है कि मान लीजिए मैंने आपको किसी से मिलवाया, आप कहीं किसी मीटिंग में खड़े हो और मैंने कहा जी ये मेरे डाउनलाइन है शेखर, और आप कहते हो हाँ हाँ जी जी कैसे हैं सर, हाउ आर यू, और बताइए बढ़िया। अब आप उससे 2-4 मिनट बात कर रहे हो, और कई बार आपके साथ ये हुआ होगा, आई डोंट नो, ये मेरे साथ भी बहुत बार होता था पहले, कि किसी व्यक्ति से मिलने के बाद थोड़ी देर बाद बात करते करते अचानक मुझे ये याद आता है कि यार इसका नाम क्या था, वो तो मैं भूल ही गया। होता है ना बहुत बार। फिर आप उससे पूछते हो और आप घबराते हो पूछते हुए। कई बार हम घबराते हैं कि यार नाम पूछूं कि ना पूछूं, कहीं इसको ये ना लगे कि मुझे इसका नाम भी याद नहीं है। सॉरी सर, आपने नाम क्या बताया था अपना, राइट? तो अगर ठीक है, बहुत नॉर्मल है, सामने वाले को भी समझ में आता है कि नाम याद नहीं रहता। लेकिन अगर आपको नाम याद रह गया और आपने अगली बार कहा कि अच्छा शेखर एक चीज बताओ, ये आप कहाँ रहते हो, आप क्या करते हैं शेखर, राइट? या एक हफ्ते बाद अगर आप उस व्यक्ति से दोबारा मिलते हो और आप कहते हो हाय शेखर, हाउ आर यू। आपके साथ भी होता होगा कई बार कि कोई व्यक्ति जब आपसे दोबारा मिलता है और वो व्यक्ति आपका नाम लेता है, तो आई थिंक आपको बड़ी खुशी होती है, यार इसने मेरा नाम याद रखा, यार ये मुझे भूला नहीं यार। देन हाउ डू यू फील टुवर्ड्स दैट पर्सन? ऑब्वियसली आपको बड़ा अच्छा फील होता है कि यार नहीं, ये बंदा अच्छा है, ये मेरा नाम याद रख रहा है, ही रिमेंबर्स मी। इसका मतलब आपके लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी का नाम याद रखते हो तो ये क्या दर्शाता है कि आपके लिए वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। अब आप कहोगे यार नाम याद नहीं रहता सर, यही तो प्रॉब्लम है, नाम कैसे याद रखूं लोगों का? तो नाम याद रखने के लिए मैं आपको, वैसे तो कई टेक्निक्स होती हैं, लेकिन मैं बहुत ज्यादा आपको ओवरलोड नहीं करूंगा। मैं एक सिंगल टेक्निक आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं किसी भी व्यक्ति का नाम याद रखने के लिए। उस टेक्निक को बोलते हैं रिपीटिशन, रिपीटिशन टेक्निक। और ट्रस्ट मी, अगर आप इस टेक्निक को यूज करना शुरू कर दो तो आज के बाद आप चाहे कितने भी लोगों से मिलो, हर व्यक्ति का नाम आपको याद रहेगा, आप कभी किसी का नाम नहीं भूलोगे, चाहे वो पहली बार मिल रहा है या आपके डाउनलाइन का डाउनलाइन है। रिपीटिशन टेक्निक कैसे काम करती है, एक उदाहरण देता हूं मैं आपको। जैसे यहां मान लीजिए मैं अभी अनूप जी से मिला पहली बार, तो अनूप जी ने अपना नाम बताया, तो फर्स्ट टाइम जब इन्होंने अपना नाम बताया तो मैं कंफर्म कर लूंगा, अच्छा अनूप, ओके। तो अब अगले 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, जितनी देर भी मैं इनसे बात कर रहा हूं, मैं कोशिश ये करूंगा कि बीच बीच में मैं इनका नाम लेता रहूं कि अच्छा अनूप जी आप कहाँ रहते हैं, वेरी गुड, सो आप क्या करते हैं, अच्छा अनूप जी आपके परिवार में कौन कौन है, वेरी नाइस टू नो सर, आप किस कंपनी में हैं अनूप जी, क्या करती है वो कंपनी। अब आप देख रहे हैं मैं बार बार क्या कर रहा हूं, अभी ये मैं अपने लिए कर रहा हूं, सामने वाले को शायद ये रियलाइज भी ना हो कि मैं उसका नाम बार बार क्यों ले रहा हूं, क्योंकि मैं नाम इनका इसलिए ले रहा हूं कि मुझे इनका नाम याद हो जाए। अब अगर मैं इनसे 5 मिनट भी बात कर रहा हूं तो 5 मिनट में मेरी मेरी कोशिश ये होनी चाहिए कि मैं इनका नाम कम से कम 10 बार ले लूं, कम से कम। ये नहीं कि हर लाइन में इनका नाम लूं, और अगर हर लाइन में इनका नाम लूंगा तो शायद इनको भी ऑकवर्ड लगेगा। लेकिन हाँ, हर दूसरी तीसरी लाइन में अगर इनका नाम आ जाएगा तो मैं 5 मिनट बात करके अगर 10-12 बार इनका नाम ले लेता हूं, तो अगली बार अगर ये मुझे मिलेंगे तो मेरे को इनका नाम याद रहेगा। चाहे 2 महीने बाद या 6 महीने बाद मैं इनको इनके नाम से बुलाऊंगा, इनको बहुत अच्छा लगेगा कि यार ये बंदा मुझे याद रखता है मेरे नाम से। क्योंकि किसी भी भाषा में किसी भी व्यक्ति को इस धरती पर सबसे प्यारा शब्द अगर कोई लगता है तो वो है उसका खुद का नाम। एवरीबडी लव्स हिज और हर नेम। और मेरी आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि अगर आपको किसी व्यक्ति का नाम समझ में नहीं आ रहा, किसी का नाम समझ में नहीं आ रहा, होता ना कई बार डिफिकल्ट से नेम होते हैं, तो आप उससे पूछ लो कि प्रोनाउंस कैसे करना है, या कैन आई कॉल यू बाय फर्स्ट नेम ओनली, राइट? क्या मैं आपको आपके सर नेम से बुला सकता हूँ या फर्स्ट नेम से बुला सकता हूँ? क्योंकि कुछ लोग इस चीज को लेकर बड़े स्पेसिफिक होते हैं। मुझे पता है, मैं एक हमारे एक लीडर हैं छत्तीसगढ़ में, शशांक, शशांक जी, मुझे उनका अभी पूरा नाम याद नहीं आ रहा। तो शशांक जी से मैं आज से लगभग 7-8 साल पहले मिला, तो
उनका नाम मैंने गलत प्रोनाउंस कर दिया एंड ही वाज वेरी अनहैप्पी विद दैट। लगभग उन्होंने मुझसे लगभग 10 मिनट बात नहीं करी और मुझे लगा कि ये थोड़ा ये डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। तो मैंने उनसे पूछा सर कोई प्रॉब्लम है? तो उन्होंने बोला सर आपने मेरा नाम सही तरीके से नहीं लिया, मेरा नाम ऐसे प्रोनाउंस होता है। तो आपको नहीं पता, सामने वाला कई बार इस चीज को दिल पे ले लेता है। तो नाम अगर आपको प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा तो एटलीस्ट आप उससे पूछ लो कि आपका नाम कैसे प्रोनाउंस करना है, कभी किसी का नाम गलत प्रोनाउंस ना करें, राइट। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, यहाँ पर जब हम रेपो बिल्डिंग की बात कर रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, तो देखिए रेपो बिल्डिंग क्यों जरूरी है। रेपो बिल्डिंग से हमारे और सामने वाले व्यक्ति के बीच में ट्रस्ट बिल्ड होता है, राइट। ट्रस्ट सब कुछ है, अगर ट्रस्ट नहीं है प्रोडक्ट आप पे तो शायद कंपनी पे ट्रस्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट पे ट्रस्ट नहीं होगा, बिजनेस पे ट्रस्ट नहीं होगा। दूसरी चीज, जब आप रेपो बिल्ड करने पे काम करते हैं तो आप सामने वाले व्यक्ति में इंटरेस्ट जनरेट कर पाते हैं कि वो आपकी बातों को क्यों सुने, आपकी बातों पे ध्यान क्यों दे। तीसरी चीज जो इंपॉर्टेंट होती है जब हम रेपो बिल्ड करते हैं कि वी आर एबल टू नो देयर नीड्स। उसकी नीड क्या है, वो क्या चाहता है, उसकी लाइफ में क्या महत्वपूर्ण है, क्या इंपॉर्टेंट है, ये हम तभी जान पाएंगे जब हम किसी के साथ रेपो बिल्ड कर रहे हैं। और आप किसी के साथ अगर आपकी रेपो स्ट्रांग है तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट तरीके से, डायरेक्ट मैनर में, जो मैंने आपको बताया था ना डिक्टेट, आप किसी भी व्यक्ति को अपॉर्चुनिटी पिच कर सकते हैं या प्रोडक्ट पिच कर सकते हैं। लेकिन प्रोडक्ट या अपॉर्चुनिटी पिच करने से पहले ये महत्वपूर्ण है कि मेरी रेपो सामने वाले व्यक्ति के साथ स्ट्रांग हो। यहाँ पर एक चीज मैं आप लोगों के साथ जरूर शेयर करना चाहूंगा कि इस दुनिया में हर व्यक्ति के माथे पर, यहाँ पर एक चीज लिखी होती है जो शायद हम में से बहुत लोगों को नजर नहीं आती, और वो क्या होती है? MMFI। MMFI MMFI का मतलब मेक मी फील इंपॉर्टेंट। आप मेरे को इंपॉर्टेंट फील कराओगे तो मैं आपकी बात में आपकी बात को इंपॉर्टेंस दूंगा, या आप जो कह रहे हो मैं उसकी आपकी बात को ध्यान से सुनूंगा। एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। मान लीजिए, एक आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। मान लीजिए आप मेरे साथ बैठे, आप मेरे डाउनलाइन है, राइट, और आपसे मैं कुछ बात कर रहा हूं, और बात करते करते अचानक जैसे मान लीजिए आप मेरे पास आए हो कोई बात करने और मेरा ध्यान यहाँ है फोन पे। हाँ बोलो। ठीक है, अच्छा, और बताओ। तो आप देख रहे हैं मेरी नजर फोन की तरफ है और आप मुझसे बात कर रहे हो। तो आपको, आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा, लेकिन किसी भी इंसान को बहुत बुरा लगता है जब आप उससे बात कर रहे हो और वो फोन की तरफ देख रहा हो या इधर उधर देख रहा हो। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब कोई व्यक्ति आपसे बात कर रहा हो या आप किसी से बात कर रहे हो, उस समय आपको अनडिवाइडेड अटेंशन सिर्फ उस व्यक्ति को देनी है। या मान लीजिए आप उससे बात कर रहे हैं और अचानक मेरा कोई फोन आ जाता है और मैं अचानक फोन पे लग जाता हूँ कि अच्छा रुको जरा, और मैं फोन करते करते वहां से चला जाता हूँ, या 10 मिनट 15 मिनट फोन पे ही लगा रहता हूँ। तो शायद आप बैठे रह जाओगे और आपको लगेगा यार इसका फोन इसके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो बात मैं कर रहा हूँ या जो मैं कहना चाह रहा था उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका फोन है। लेकिन इसको करने का एक दूसरा तरीका ये भी है कि मान लीजिए आप मुझसे कुछ कह रहे हैं या मैं आपसे बात कर रहा हूँ और मेरा कोई फोन आता है, तो मैं फोन करने वाले व्यक्ति को ये बोलूं कि यार मैं ना अभी एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन में हूँ, सुरेश जी मेरे सामने बैठे हैं, अभी मैं उनसे कुछ बात कर रहा हूँ, इफ यू डोंट माइंड क्या हम 5 मिनट बाद बात कर सकते हैं, 10 मिनट बाद बात कर सकते हैं। और आपने वो कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और आपने कहा जी सुरेश जी बताइए आप क्या बोल रहे थे। तो आई थिंक इस व्यक्ति को बहुत अच्छा फील होगा कि यार देखो इसकी कॉल आई, इसने उस व्यक्ति को बोल दिया कि बॉस अभी नहीं, अभी मैं यहाँ सुरेश जी के साथ बैठा हूँ और मैं इनसे बात कर रहा हूँ और इसकी पूरी अनडिवाइडेड अटेंशन मेरी तरफ है। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सामने वाले व्यक्ति को हम कितना इंपॉर्टेंट फील कराते हैं। और किसी को इंपॉर्टेंट फील कराने का एक सबसे बड़ा जरिया क्या है? अनडिवाइडेड अटेंशन। किसी भी व्यक्ति के बारे में आप जब कहते हैं ना जेन्युइन इंटरेस्ट शो करना, जेन्युइन इंटरेस्ट कि उसके बारे में जानने की कोशिश करो कि सर आप अपने बारे में कुछ बताओ, आप क्या करते हैं, आपकी हॉबीज क्या हैं, आपके परिवार में कौन कौन है, आपका इंटरेस्ट किस चीज में है, राइट। बाय द वे आप का ड्रेसिंग सेंस बहुत अच्छा है सर, ये जो आपने स्वेटर पहना है ये आपने कहाँ से लिया, मैं भी अपने लिए कैसा स्वेटर लेना चाहूंगा। या आपका आपकी चॉइस ऑफ क्लोथ्स बहुत अच्छी है, आप कहाँ से कपड़े ऑर्डर करते हैं। या ये बुक जो आप के शेल्फ पे रखी है, ये बुक बड़ी इंटरेस्टिंग लग रही है उसके टाइटल से, तो क्या आप अक्सर
इस तरीके की बुक्स पढ़ते हैं, तो आपका फेवरेट क्या है, फिक्शन या नॉन फिक्शन, राइट? ये सर्टिफिकेट जो आपकी वॉल पे टंगा हुआ है, ये किस चीज का है? आपने कोई कोर्स किया है या कोई आपको अवार्ड मिला है, यू नो, राइट? सो यू नो व्हाट आई एम डूइंग, आई एम ट्राइंग टू शो इंटरेस्ट इन अनदर पर्सन। मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। अभी अभी 4 दिन 5 दिन पहले की बात है, मैं फ्लाइट में था, मैं बनारस से दिल्ली आ रहा था अभी, हाँ ये 2 दिन पहले की बात है। सो आई वॉज कमिंग बैक टू दिल्ली। तो मेरे बगल में एक मैडम बैठी हुई थी और मैं एक्चुअली में उनसे बातचीत शुरू करना चाहता था, बिकॉज आई थॉट कि यार लगभग 1.5 घंटे की फ्लाइट है, बातचीत कर ली जाए किसी से। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे बात कैसे शुरू करूं, राइट? तो मेरी नजर गई, उनके पास एक बड़ा अच्छा बैग था, उन्होंने अपना वो बैग निकाला, उसमें से कुछ सामान निकाला और काफी अच्छा बैग था। तो मैंने उससे एक सवाल किया, मैंने कहा मैम सॉरी मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूँ, कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? और वो मेरे से बिल्कुल भी वो अनजान थी, मैं उनको नहीं जानता था, और ये सवाल मैंने स्माइल के साथ किया कि मैम सॉरी कैन आई आस्क यू अ क्वेश्चन? शी सेड यस, बताइए। मैंने कहा मैम आप मुझे बता सकते हैं आपने ये बैग कहाँ से लिया? आपका बैग बड़ा अच्छा है, मैं एक्चुअली सोच रहा था कि क्यों ना ऐसा ही एक बैग अपनी वाइफ को भी गिफ्ट करूं। अब आपको क्या लगता है कि उस लेडी का रिएक्शन कैसा रहा होगा? आप में से बहुत से लोग कहोगे यार पता नहीं कैसा रहा होगा, फिर गुस्से में ना आ गई। तो ये होता है ना, स्पेशली जब एक एक मेल एक फीमेल को अप्रोच करता है या बात करता है या बात शुरू करने की कोशिश करता है, तो कई बार एक गलत फीलिंग भी आ सकती है कि ये क्यों मुझसे बात करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन आप मेरी अगर बात पे ध्यान दें, तो मैंने क्या बोला कि आपने ये बैग कहाँ से लिया, प्लीज मुझे बताइए, आपका बैग बड़ा अच्छा है और ऐसा ही बैग मैं अपनी वाइफ के लिए भी लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पर मैं कितना सेफ खेला, आपने देखा, आई वॉज सो सेफ। क्यों? क्योंकि मैं अपनी वाइफ को बीच में ले आया। और यही अगर वाइफ बीच में नहीं आई होती और मैं सिर्फ इतना बोलता कि मैम ये आपने बैग कहाँ से लिया, आपका बैग बड़ा सुंदर है, तो हो सकता है वो बैग मेरे ऊपर पड़ भी जाता, कोई बड़ी बात नहीं है। सो जब भी आप किसी बात की शुरुआत करते हैं, यू हैव टू शो जेन्युइन इंटरेस्ट इन अनदर पर्सन, राइट? आपको किसी व्यक्ति के बारे में और इसके लिए आपको बहुत ऑब्जर्वेंट होना पड़ेगा। ऑब्जर्वेंट होने का मतलब कि आपको लोगों के अंदर अच्छाइयां या अच्छी चीजें ढूंढने की कोशिश करनी है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं, आप में से कितने लोग व्हाट्सएप यूज करते हैं? जस्ट गिव मी योर हैंड रेस। ओके, तो व्हाट्सएप पे आप में से बहुत से लोगों के पास कुछ ग्रुप्स बने हुए होंगे। आई थिंक ग्रुप्स होते हैं बहुत सारे, यू नो, जैसे मान लीजिए मेरा स्कूल का ग्रुप है या कॉलेज का ग्रुप है, तो आप कई बार हम किसी ना किसी ग्रुप के साथ जुड़े हुए होते हैं। अब उस ग्रुप में ऐसे कई लोग होते हैं जिनको हम नहीं जानते, लेकिन वो उस ग्रुप में है। जैसे मान लीजिए मेरे स्कूल का ग्रुप है, तो उस ग्रुप पे बहुत सारे लोग हैं जो मेरे बैच के नहीं है, लेकिन है वो उसी स्कूल से, तो वो कोल्ड कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं डायरेक्टली। अब अगर मैं उनमें से किसी से बातचीत शुरू करना चाहता हूं, तो मैं बातचीत कैसे शुरू कर सकता हूं? और मैं बहुत कॉमन तरीका बता रहा हूं जो मैं अपनाता हूं बातचीत शुरू करने के लिए, कि मान लीजिए एक नंबर है जो मेरे उस ग्रुप में है, और वो नंबर कई बार अच्छे अच्छे मैसेज आते रहते हैं ग्रुप पे। तो मैं क्या करूंगा, उस नंबर पे जाकर पर्सनली मैसेज करूंगा, पर्सनली व्हाट्सएप करूंगा और लिखूंगा गुड मॉर्निंग, मेरा नाम सिद्धार्थ है और हम दोनों एक ही ग्रुप पे जुड़े हुए हैं। आई रियली वॉन्टेड टू थैंक यू टुडे, क्योंकि आपके जो मैसेजेस होते हैं ग्रुप पे वो बड़े अच्छे होते हैं और बड़े मोटिवेशनल होते हैं, तो मैं आपके मैसेजेस से बड़ा प्रभावित होता हूँ। कैन यू टेल मी कि आप ये जानकारी कहाँ से लाते हैं? एंड बाय द वे व्हाट्स योर नेम? अब आप एक चीज समझ रहे होंगे कि एंड सेम गोज व्हेन आई एम टॉकिंग टू समबडी ऑन फेसबुक या व्हाट्सएप। एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पर मैंने बातचीत की शुरुआत एक कॉम्प्लीमेंट से करी, कि आपके जो मैसेजेस होते हैं वो बड़े इंटरेस्टिंग होते हैं या बड़े मोटिवेशन मिलता है, आप ये जानकारी कहाँ से लाते हैं, दे आर सो इंस्पायरिंग। अब यहाँ पर सामने वाले का अगर मैं नाम भी नहीं जानता, तो हो सकता है वो अपना नाम बताए, या हो सकता है थोड़ी देर में उसको मैं फोन भी कर लूं कि कैन आई जस्ट कॉल यू एंड कैन वी जस्ट टॉक फॉर 2 मिनट्स, कि आप कौन से बैच से हैं? अच्छा मैं तो 2004 बैच से हूँ। आप कौन सी स्ट्रीम में थे? तो अच्छा लगा आपसे बात करके, ये मेरा नंबर है, आप सेव कर लेना, हम बात करते रहेंगे। तो आगे जब ये ट्रेनिंग आगे बढ़ेगी, तो मैं आपको अलग अलग तरीके बताऊंगा कि एक अनजान व्यक्ति से कैसे आपको
बात इनिशिएट करनी है, जब हम कोल्ड कॉलिंग पे खास तौर पे बात कर रहे होंगे। लेकिन यहाँ पर मेरा जो आपको समझाने का मकसद है वो यही है कि जब भी आप एक नए व्यक्ति से बात करते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उस व्यक्ति के अंदर जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। जेन्युइन इंटरेस्ट शो करने का मतलब ये नहीं कि मैं कि मैं अपने ये दिमाग में नहीं होना चाहिए कि मुझे इससे प्लान देना है या मुझे इससे अपॉर्चुनिटी देनी है या मुझे इससे ज्वाइन कराना है इसलिए मैं इसमें इंटरेस्ट शो कर रहा हूं। नो, दिट शुड नेवर बी इन द बैक ऑफ योर माइंड। अगर आप चाहते हैं कि आप एक लाइकेबल व्यक्ति बने, आप चाहते हैं कि आप एक ऐसे व्यक्ति बने जिसको लोग पसंद करें, तो आपको लोगों में इंटरेस्ट दिखाना होगा। मैं आपको एक छोटी सी कहानी यहाँ पर बताना चाहूंगा, और आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने कहानी सुनी होगी। एक बहुत जाने माने अच्छे स्पीकर हुए हैं, मोटिवेटर हुए हैं, जिनका नाम था डेल कार्नेगी। तो डेल कार्नेगी एक बार एक फंक्शन में गए। वहां पर जब वो फंक्शन में गए तो बहुत से लोग जानते थे कि यार ये डेल कार्नेगी है और एक बहुत अच्छे ऑथर हैं, बहुत अच्छे स्पीकर हैं। तो वहां एक लेडी उनके पास आई और उस लेडी ने उनका ऑटोग्राफ लेना चाहा। तो डेल कार्नेगी ने ऑटोग्राफ दे दिया। उसके बाद उस लेडी ने कहा कि सर आप पूरी दुनिया घूम चुके हैं, आप पूरा वर्ल्ड घूम चुके हैं, तो क्या आप मुझे थोड़ा बताएंगे आप कि क्या क्या अनुभव रहे अलग अलग देशों में, कैसे आप हर देश को भिन्न पाते हैं या हर अलग अलग कल्चर्स आपने जो देखे उनमें क्या डिफरेंस है। तो डेल कार्नेगी ने कहा कि मैम मैं बहुत जगहों पर घूमा हूं, मैं तो बहुत जगह गया हूं, और आई एम श्योर आप भी बहुत जगहों पर गई होंगी, तो आप मुझे बताइए पहले आप कौन से कंट्री गई। तो उस लेडी ने कहा कि सर मैं ज्यादा तो नहीं, मैं एक बार साउथ अफ्रीका गई हूँ अपने हस्बैंड के साथ। तो डेल कार्नेगी ने कहा वाओ, मैं तो कभी साउथ अफ्रीका नहीं गया, आई थिंक वही एक ऐसी जगह जहां मैं जरूर जाना चाहूंगा, बट आई वुड रियली वांट टू नो कि आपका अनुभव कैसा रहा वहां पे, आपने क्या एक्सपीरियंस किया वहां पे साउथ अफ्रीका में। उसके बाद उस लेडी ने अपने अनुभव बताने शुरू करे। डेल कार्नेगी पूछते गए अच्छा खाना कैसा है वहां का, वेदर कैसा रहता है वहां पे, लोग क्या पहनते हैं वहां पे, लोगों की कॉमन हैबिट्स क्या है वहां पे। वो पूछते गए, लेडी बताती गई, वो पूछते गए, सामने वाली जो लेडी थी वो बताती गई, और ये करते करते लगभग आधा पौना घंटा बीत गया। और उसके बाद उस लेडी ने कहा थैंक यू वेरी मच सर, आपने अपना समय दिया, दोबारा भगवान ने चाहा तो जरूर मिलेंगे। उसके बाद जब वो लेडी अपने घर गई, उस लेडी ने एक लेटर लिखा डेल कार्नेगी को, और उस लेटर के अंदर उसने एक लाइन लिखी, सिर्फ एक लाइन, और उस लेटर में उसने ये लिखा कि यू आर द बेस्ट कॉन्वर्सेशनलिस्ट आई हैव एवर मेट इन माई लाइफ, कि आप दुनिया के सबसे अच्छे कॉन्वर्सेशनलिस्ट हैं जिनसे मैं मिली हूं। अब डेल कार्नेगी को समझ में नहीं आया कि यार मैं तो इससे कभी मिला, मतलब मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, आधे घंटे पौने घंटे यही बोलती रही, तो मैं एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट कैसे हो गया। बाद में एक चीज समझ में आई कि कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो नहीं है जो अपने बारे में सब कुछ बता देना चाहता है। एक अच्छा कॉन्वर्सेशनलिस्ट वो है जो सामने वाले के बारे में जानना चाहता है, जो सामने वाले में इंटरेस्ट दिखाता है, राइट। एंड आई थिंक अगर हम ये समझ लें कि किसी भी व्यक्ति को सुनना अच्छा नहीं लगता, सुनना किसी को इतना अच्छा नहीं लगता। अभी भी आप में से बहुत से लोगों को लग रहा होगा यार ये बोले जा रहा है, हमें बोलने दो कुछ, आई नो, बट ये ट्रेनिंग है, मैं क्या करूं। हर व्यक्ति को अच्छा लगता है जब हम उसे बोलने का मौका देते हैं। सो रिमेंबर, एक अनप्रोफेशनल और प्रोफेशनल व्यक्ति में एक सबसे बड़ा अंतर क्या है कि प्रोफेशनल व्यक्ति पूछना चाहता है और अनप्रोफेशनल व्यक्ति बताना सब कुछ चाहता है। तो आई थिंक ये डिफरेंस अगर हमने समझ लिया, बिकॉज आई थिंक अभी अभी ये मॉड्यूल खत्म नहीं हुआ, दिस ट्रेनिंग इज वास्ट ट्रेनिंग, बहुत कुछ आपको इस ट्रेनिंग में सीखने को मिलेगा अगले कुछ दिनों में। और अभी मैं इस मॉड्यूल को यहीं पर विराम दूंगा विद अ लर्निंग कि अगर आप रेपो बिल्ड करना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप सामने वाले व्यक्ति में जेन्युइन इंटरेस्ट शो करें। अभी का जो होमवर्क है आप सभी के लिए वो ये है कि आप आज गूगल पे जाना, और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, देखिए क्योंकि इस ट्रेनिंग का एक वर्कशॉप है तो इसमें मैं ही सब कुछ करता रहूं तो आई थिंक देयर विल बी नो बेनिफिट। आप दो चीजों के ऊपर गूगल पे जाके सर्च करना। नंबर 1, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट टू शो इंटरेस्ट इन अनदर पर्सन, कि किसी में इंटरेस्ट शो करना क्यों जरूरी है। एंड दूसरा आप जो टॉपिक सर्च करोगे कि हाउ कैन आई शो इंटरेस्ट इन अदर पीपल, इन व्हाट वेज, अलग अलग क्या तरीके होते हैं जिनसे मैं किसी व्यक्ति में इंटरेस्ट शो कर सकता हूं, जेन्युइन इंटरेस्ट। तो जो भी आपको कंटेंट मिलता है
चाहे एक एक आर्टिकल मिल जाए, आप एक एक आर्टिकल पढ़ लेना, लेकिन कर लेना। क्यों? क्योंकि देखिए आगे की ट्रेनिंग में तभी कर पाऊंगा जब आपको एटलीस्ट जितना अभी तक समझाया उससे आप रिलेट कर पाओगे अपने आप से, अपने बिजनेस से, अपने डेली लाइफस्टाइल से, राइट? बिकॉज रेपो बिल्डिंग कोई एक छोटी ट्रेनिंग नहीं है, कोई एक छोटा टॉपिक नहीं है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। इसको समझना बहुत जरूरी है, और जब हम इसको समझ जाएंगे तभी हम आगे की ट्रेनिंग की तरफ बढ़ पाएंगे। सो आज के लिए इतना ही, मैं ओवरलोड नहीं करना चाहूंगा। आई हैव ऑलरेडी गिवन यू विद द होमवर्क। सो अनूप जी, एनीथिंग यू वांट टू मेंशन, एनीथिंग यू वांट टू ऐड इन टुडेस ट्रेनिंग? सर बहुत ही पावर पैक्ड है एज यूजुअल और रेपो बिल्डिंग वाकई में ये एक ऐसा पार्ट है और एक ऐसी चीज़ है, मतलब पर्सनल लाइफ प्रोफेशनल लाइफ हर जगह यही वो चीज़ है जो डिसाइड करती है कि रिजल्ट्स क्या आने वाले हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम जो सबसे बड़ी मिस्टेक्स जाने अनजाने में लोग कर रहे होते हैं, बिकॉज अलग अलग बैकग्राउंड से लोग आते हैं, राइट? और रेपो बिल्डिंग जनरली सेल्स एंड मार्केटिंग प्रोफेशन में ही लोगों को सिखाई जाती है तो ये हमें पता ही नहीं होता कि हम प्लान तो दिखा रहे हैं सर, हमने 10 प्लान दिखा दिए, 20 प्लान दिखा दिया, आधार कार्ड मिल गया, लेकिन कन्वर्जन नहीं हो रहा है, रिजल्ट नहीं आ रहा। जी या टीम में जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए वो नहीं हो पा रहा। वो सबसे बड़ा पार्ट रेपो बिल्डिंग ही है सर। जी जी जी, तालमेल जिसे हम बात करते हैं, मैं वर्ड आ रहा था, तालमेल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो वेरी मच सिद्धार्थ सर फॉर योर वंडरफुल थैंक यू, प्रेजेंटेशन। और थैंक यू। मैं बाकी के जो भी पार्टिसिपेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये ट्रेनिंग एक बार में समझ में नहीं आएगी, हो सकता है तो आप इसको 2 बार 3 बार देखिएगा, समझिएगा, और अपनी टीम में ये सेशन को आप रिकॉर्डेड सेशन को प्ले करेंगे तो आपकी टीम में भी लोगों को समझ में आया कि हाँ क्या सही तरीका है अप्रोच करने का। और 3 कैटेगरी जो बताई वो तो लाजवाब है, मतलब हॉट प्रोस्पेक्ट, कोल्ड एंड वार्म, वार्म देन कोल्ड। तो और इसके बारे में और डिटेल में हम जानने वाले हैं आने वाले सेशंस में। सो थैंक यू सो वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू सर।